और इजराइल के बीच तनाव का साइड इफेक्ट अब सामने आने लगा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर चला गया है। मिडिल ईस्ट के हालात का सीधा असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध के बहाने अमेरिका ईरान भिड़ने को तैयार हो गए हैं। ईरान ओपेक देशों में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर बाकी पर कितना पड़ता है यह अलग बात है, भारत पर इसका असर पड़ना तय है। मिडिल ईस्ट संकट बढ़ने से महंगाई का भी दबाव बढ़ेगा। तेल और क्रूड ऑयल यानी फ्यूल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो इजराइल और हमास के बीच जो जंग थी अब इसमें ईरान की एंट्री शुरू हो गई है। अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि ईरान बहुत जल्द हमला भी कर सकता है। बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर ईरान इस स्थिति में आया क्यों, ईरान क्यों भड़का। तो दमिश्क में हुए हमले, जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, वहां पर ईरान में नाराजगी है। वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान के बड़े अफसर भी इस हमले में मारे गए और ईरान की तरफ से इसका जिम्मेदार इजराइल को बताया गया। हालांकि इजराइल इस हमले से इनकार करता रहा है, लेकिन ईरान में माना जाता रहा है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। नेतन्याहू और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी आमने सामने हो गए इस सब को देखते हुए, और उसके बाद स्थितियां अब इस हालात पर आ गई हैं कि जंग कभी भी शुरू होने की चेतावनी दी जा रही है। उधर ईरान के पक्ष में तुर्की खुलकर आ गया है। ईरान इजराइल तनाव पर तुर्की ने ऐलान किया वो अमेरिका को एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा अपना। हालांकि नाटो कंट्री का एक हिस्सा है, नाटो संगठन का हिस्सा है तुर्की, और ये सभी देश एक दूसरे को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस विवाद में तुर्की ने कहा है कि अमेरिकी वायुसेना को या अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। जाहिर सी बात है, एक तरीके से सीधा बयान न देते हुए ईरान के समर्थन में आता हुआ तुर्की दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से ये बात बता दी गई है। तो ईरान के साथ इस जंग में कौन कौन दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी जंग सीधे सीधे शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके कयास जाहिर किए जा रहे हैं। ईरान के साथ इराक खड़ा हुआ है, सीरिया जिस पर हमला हुआ था, दमिश्क जहां ईरान के वाणिज्य दूतावास में, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन, रूस, उत्तर कोरिया, चीन, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीधे सीधे ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ कौन कौन है इसमें? इजराइल के ऊपर जैसी की बात, ईरान कह रहा है वो हमला करेगा तो इजराइल तो खड़ा ही है। अमेरिका सीधे सीधे समर्थन में आ गया है, ब्रिटेन खड़ा है, यूरोप करीब करीब समर्थन में है, और सऊदी अरब और यूएई के लिए कहा जा रहा है कि संभवतः ये भी समर्थन में रहेंगे या तो ये न्यूट्रल रुख अपना भी सकते हैं। तो एक तरीके से ये देश इजराइल के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। और इस सब के बीच इजराइल और ईरान ये दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। इजराइल ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एहतियातन इजराइल ने अपने जो डोम सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया है, जो कि मिसाइल्स को, बाहर से आ रही मिसाइल्स को उनको रोक लेता है। अनुज माथुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीएन झा साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। तो अनुज माथुर जी, आपसे सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल अभी ये जो जंग है इसके कयास है, इस बारे में चेतावनियां दी जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। आपको कितना अभी तक मिल रहे संकेतों के मुताबिक आपको कितना समझ में आता है कि यह खतरनाक जंग में तब्दील हो सकती है चीजें जल्दी? खुद को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए वीएन झा साहब से शुरुआत कर लेते हैं।
अनुज माथुर साहब के पास आएंगे जैसे उनका ऑडियो हम तक आ जाता है। वीएन झा साहब, ये जंग संभावित तौर पर जताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के बीच में हो सकती है। अमेरिका ने चेतावनियां दे दी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ने जा रहा है वो फ्यूल के ऊपर पड़ने जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ईरान, और जो सबसे बड़ा असर होगा, जाहिर तौर पर भारत एक बड़ा आयातक है, भारत पर असर पड़ेगा। इस कीमत बढ़ेंगी और उसके चलते तमाम चीजें बढ़ेंगी। कितना बड़ा फ्यूल को लेकर पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, ये जो सब कुछ होने जा रहा है, ये अभी फिलहाल तो एक आशंका है, क्योंकि अब तक जो ईरान समर्थित हमास था, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, वो अभी भी है वेस्ट बैंक में। हिजबुल्लाह अभी है यहाँ पे लेबनान में है, और हिजबुल्लाह ही इराक में भी है। तो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह अभी लगभग इराक इसराइल के चारों ओर है। और इसराइल ने जो अभी कदम लिया था, जिसमें कि ईरानी जो जो सेना के कमांडर थे वो मारे गए थे, वो भी एक रिटेलिएशन था। मतलब उसके पहले भी ईरान हमले कर चुका है। तो ईरान इसमें जो है वो डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ये वॉर है? आपने सबसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था। ये देखिए, ये वॉर नहीं है। वॉर तब होती जबकि एक ऑल अटैक ग्राउंड फोर्सेस सामने सामने होती, या नेवल फोर्सेस सामने सामने होती, या एयरफोर्स आमने सामने होती। तो ये चीज है नहीं, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो इराक ईरान के, वो कहीं पे भी इसराइल के आसपास आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सीमा कहीं उनकी लगती नहीं है। या तो वो लेबनान के थ्रू आएंगे या फिर वो इराक के थ्रू आएंगे, जो कि अभी तक इसकी कोई इंटेल नहीं है। दूसरी, नेवल फोर्सेस के भी आमने सामने टकराने की कोई नौबत मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि रेड सागर में जो जो यूएस का बेड़ा है, वहाँ पे इसराइल का बेड़ा है। बीच में पहले वो थोड़ा सा यमन के आसपास में वो जो जो ईरान का आधिपत्य है वो है। मेडिटेरियन में वहाँ पे जो यूएस फोर्सेस हैं, पिछले 6 महीने 7 महीने से वहाँ पे वो अपना खेमा लगाए हुए हैं। तो नेवल फोर्सेस का भी टकराव डायरेक्टली नहीं है, सिर्फ रह जाता है एयरफोर्स। एयरफोर्स में भी ईरान के पास में जो हवाई जहाज हैं, वो बहुत पुराने हवाई जहाज हैं, जो कि आके आके एक इसराइल के ऊपर में आके नहीं, वो बम बरसा सकते। वो बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हैं, उनकी इतनी रेंज नहीं है। उनको अगर किसी तरह से वो रेंज को कवर भी कर लें, तो वहां से ईरान से आके वो इसराइल के ऊपर में नहीं हवा वो बम बरसा सकते। सिर्फ एक चीज रह जाती है, इक्के दुक्के मिसाइल का अटैक, वो संभव है। और वहीं पे ईरान जो है वो कुछ ना कुछ वो कर सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा भी तो इसराइल जो है, इसराइल का वो पहले वाला ही चीज है कि इसराइल रिटेलिएशन में ईरान के कुछ फैसिलिटी जो है उसको नष्ट कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये ऑल आउट वॉर नहीं है। जहां तक भारत का संबंध है, कि तो भारत स्टेक होल्डर अभी फिलहाल तो नहीं है। भारत का इंटरेस्ट ईरान में भी है, और भारत का इंटरेस्ट इसराइल में भी है। ईरान में चाबहार पोर्ट है, उसके थ्रू हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। उसके थ्रू पूरा का पूरा मिड ईस्ट का वो हमारा जो रास्ता है वो बनता है। इसराइल हमारा बहुत ही नज़दीकी ये पार्टनर है बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में। एयरफोर्स में तो बहुत ही ज़्यादा उसका जो जो उसके टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास में हैं। ड्रोन उसके थ्रू हमने खरीदे हुए हैं। तो दोनों हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि रूस और यूक्रेन था। यूक्रेन के थ्रू हम एन जो N-32 एयरक्राफ्ट था हमारा, उसके बहुत सारे पार्ट्स हमारे पास आते थे यूक्रेन से, और रशिया से तो डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस है, ये वहाँ जहाँ की तहाँ है। जो जो हमने देखा था यूक्रेन वॉर में, वही गाजा के वॉर में भी है। अब बच जाता है कि ऑयल जो हमारे पास में इंपोर्ट होता है, तो ऑयल का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं पड़ेगा, वो पूरे विश्व में है, जो कि हमने यूक्रेन वॉर के बाद में देखा था, और ये गाजा वॉर के बाद में भी शुरू हुआ है। तो जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होगी अगर फुल फ्लेज वॉर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फुल फ्लेज वॉर होगा। ये कुछ छिटपुट जो है
वो या तो मिसाइल अटैक्स होंगी या ड्रोन अटैक्स होंगी, हम्म। जिसकी की इंटेल हमें मिल रही है हम्म। कि ईरान पिछले लगभग 1 डेढ़ हफ्ते में हम्म। अपनी जो उसके ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स को किसी भी तरह से अटैक करने के लिए, चाहे वेस्ट बैंक के थ्रू या लेबनान के थ्रू, हम्म। या हो सकता है कि कहीं एक आध अगर कोई ऐसा हवाई स्ट्रिप जो खाली पड़ा हुआ है इराक के पास में, तो वहां से भी वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई इंटेल नहीं है कि इराक ईरान के साथ ठीक है। मिलकर कोई एक जॉइंट अनुज फोर्सेस बना अनुज रही है। माथुर जी से भी बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं फिलहाल इस बात के संकेत नहीं है, हालांकि ये संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। किस तरीके से सारी तैयारियां की जा रही हैं, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पहले ईरान हमले से पहले इजराइल ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान है। ईरान के ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। इजरायली फाइटर पायलट्स को एक खास ट्रेनिंग दी गई है जो कि ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर सकती है जिन्हें परमाणु ठिकाने माना जाता है। इजरायली फाइटर पायलट्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर ईरान शुरुआत करता है तो काउंटर के तौर पर इजराइल इस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन न केवल इतना इजराइल कर रहा है, इजराइल ने इसके साथ अपनी फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया है। जो छुट्टियां थी उन छुट्टियों को रद्द किया है। कई मोर्चों पर इजराइल ने तैयारी कर ली है। लेकिन किसमें कितना है दम, जहां तक इजराइल और ईरान की बात समझी जाए तो उसको हम देख लेते हैं। ईरान 24.2 अरब डॉलर रक्षा बजट है। वहीं पर जो हम चीज़ें यहाँ पर लगातार देख रहे हैं उसमें इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, ईरान के पास करीब 4071 टैंक हैं। सीधी सीधी लड़ाई हो पाती है नहीं हो पाती, ये भी बड़ी बात है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास करीब 43,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ईरान के पास ज़्यादा हैं। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं और वहीं ईरान के पास ये संख्या ज्यादा है। लेकिन क्या ईरान इस तरीके का कदम उठाएगा? अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या इस तरीके से गाजे बाजे के साथ किसी युद्ध की घोषणा होती है कि वार शुरू होने वाला है, ईरान हमला करने वाला है, उसके लिए सारी चीजें हो जाएं, या ये सारी चीजें की जा रही? क्या पहले से ऐसे किसी वॉर में जानकारी इस तरीके से खुलकर साझा होती है? अगर साझा होती है तो क्या वॉर में तब्दील होती है वो? देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण और बहुत फंडामेंटल बात बताता हूँ। और वो फंडामेंटल बात यह है कि जब भी किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच या किन्हीं दो संभावनाओं के बीच युद्ध होता है, वो युद्ध हमेशा 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। एक 3 फ्रंट्स जिसको बोलते हैं। एक फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट, कि आप दूसरे को इकोनॉमिक फ्रंट से, चाहे वो उनके ऊपर वो लगाना हो, चाहे किसी भी प्रकार से उनको इकोनॉमिकली। दूसरा फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल या मीडिया फ्रंट। साइकोलॉजिकल और मीडिया फ्रंट पे लड़ाई होती है। और तीसरा फ्रंट होता है ग्राउंड फ्रंट, कि जब आपके ग्राउंड के ऊपर लड़ाई होती है, जो आपके हथियार नजर आ रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे और मीडिया फ्रंट पे लगातार दोनों के बीच अभी से नहीं, काफी समय से लड़ाई चलती चली आ रही है। और ये तमाम चीजें कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, अपने आप को बड़ा सिद्ध करना, ज्यादा ताकतवर सिद्ध करना, कमजोर पर, तो ये तमाम चीजें उसी मीडिया वॉरफेयर, उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अब आप देखें कि ये जो हम बात कर रहे थे कि उनके पास इतना टैंक है, इतनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। देखिए, जब भी लड़ाई होती है, मैं 40 साल सेना में रहा हूं, लड़ाई में आपके पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस क्या में से कितना अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको उसका डिसीजन निकालना है, वो असली चीज होती है। आप अमेरिका के पास आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन वो वियतनाम में कुछ नहीं कर पाया, कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एप्लीकेशन आप उसमें से कितनी चीज को ग्राउंड के ऊपर कर सकते हो, उस पर सब निर्भर करता है। आप ये देखें कि जो जो ईरान की ताकत आप नजर आ रही है आपको ज्यादा बढ़ी हुई, ज्यादा टैंक, वो टैंक कहाँ है? वो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि किस प्रकार से ईरान उसको अप्लाई करेगा, ये तमाम बातें जो अभी हो रही हैं, मैं अपने को पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूं कि ये तमाम बातें साइकोलॉजिकल फ्रंट पे हो रही हैं। एक बात और ईरान को पता है, और बहुत अच्छी तरह पता है, कि इजराइल जो है एक नॉन न्यूक्लियर पावर है। वो नॉन न्यूक्लियर पावर होने से क्या होता है कि एक इम्बैलेंस है दोनों की पावर में। कितने भी आपके ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, मिसाइल्स, ड्रोन ज्यादा हो, लेकिन जब वो एक न्यूक्लियर ताकत का जो 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 एसेट है उनके पास, डिटरेंस है, वो बहुत बड़ा डिटरेंस है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा।
एक वजह और है उसकी कि आप हम इतना बता रहे हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। इजराइल के पास अमेरिका है, और अमेरिका के पास 4, 5, 6 नौसैनिक बेड़े हैं जो कि मेडिटेरेनियन में, रेड सी में और सी ऑफ ओमान में और गल्फ ऑफ पर्शिया में मौजूद हैं ऑलरेडी। तो ये तमाम बातें उनको देखनी पड़ेंगी। जी, न्यूक्लियर, अमेरिका की फैसिलिटीज, उनकी अपनी आपने बड़ी अच्छी तैयारियां। बात कही। पर्शियन गल्फ की बात करें, रेड सी की बात करें, ये दोनों ऐसे रास्ते हैं जो समुद्री रास्ते हैं, जो जहां पर अमेरिका ने अपने बेड़े पहले से ही तैनात कर रखे हैं। और अगर ईरान ऐसी कोई जंग शुरू करता है तो सीधा सीधा कोई लैंड इन दोनों के बीच में मिलता नहीं है, इजराइल और ईरान के बीच में। बिल्कुल इराक पार बिल्कुल करना होगा, जॉर्डन सीरिया पार करना होगा, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। क्या ईरान के लिए ऐसा कोई महाज, ऐसा कोई फ्रंट खोलना आपको लगता है कि ये दिखेगा, वाजिब होगा? ईरान नुकसान तो नहीं उठाएगा नहीं, अनुज जी? देखिए देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि वो संभावना नहीं है, लेकिन ईरान की एसेट क्या है? ईरान के पास हिजबुल्लाह है, ईरान के पास हमास है, ईरान के पास हूती है, ईरान के पास इस्लामिक रेजिस्टेंस है। ये तमाम लोग जो हैं ईरान के उसके behest पर लड़ रहे हैं इसराइल से। तो इसराइल ईरान को वैसे भी डायरेक्टली इस युद्ध में खुद को, अपने आप को झोंकने की कोई रियल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी। और अगर उसने कोई भी इस प्रकार का कदम उठाया तो आप देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल सबसे पहले उनके न्यूक्लियर बड़ी खबर assets का को- भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका इसराइल फिर एक साथ ईरान के ऊपर बरस सकते हैं और ये फिर जंग को और खतरनाक लेवल पर ले जाएगा। बड़ी खबर, कभी भी शुरू हो सकता है इसराइल ईरान युद्ध, ऐसे संकेत अमेरिका की तरफ से निकले हैं। 48 घंटे के अंदर ईरान हमला कर सकता है। हालांकि ये संकेत अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ईरान कहां से करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से शुरुआत होगी, और इसी आधार पर जो स्थितियां हैं वो इस मिडिल ईस्ट के इन दोनों कंट्रीज में, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव को बढ़ा रही हैं। लेकिन 48 घंटे में अगर महाविध्वंस की बात कही जा रही है तो ईरान का विस्फोटक प्लान आखिर है क्या? जैसी बात हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे। हमले के लिए ड्रोन तैयार करवाए हैं ईरान ने, और दर्जनों मिसाइलें भी रेडी टू अटैक मोड पर रखी गई हैं। अगर किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च करने की बात है तो ईरान ऐसा कर सकता है। छोटे छोटे हमले का ईरान ने प्लान बनाया है। खमनई ने हमले का खमनई के साथ प्लान भी साझा किए जाने की बात सामने आ रही है। जो खुफिया जानकारियां निकलती हैं, अटैक का प्लान का आकलन ईरान में किया जा रहा है, और अटैक फाइनल का फैसला कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी ये फैसला होता है तो उस आधार पर हालात बिगड़ते दिखते हैं और उसके बाद स्थितियां भी बिगड़ती दिखती हैं। वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, जो स्थितियां अनुज जी सामने रख रहे थे, जो आपने भी सामने रखी, अगर ईरान ये कदम उठा लेता है, क्या आप मानते हैं फिर ये एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा? क्योंकि फिर अमेरिका भी इसमें कूदेगा और फिर ईरान की भी स्थिति इराक जैसी हो सकती है। राजीव जी, इससे पहले कि हम लोग बाद में क्या होगा उसकी बात करें, ये देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कि इंटेल रिपोर्ट्स ऐसे कोई नहीं है कि जो ग्राउंड फोर्सेस ईरान के हैं वो इसराइल के तरफ बढ़े हुए हैं, और जब तक ग्राउंड फोर्सेस आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। हाँ, वो छिटपुट, जैसे जनरल माथुर बता रहे थे कि छिटपुट चीजें, एरियल वॉर, वो सब संभावित हैं। एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका अपने आप को डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसके पास जितने डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो लगा के इस वॉर को रोकना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 2 जगह पे वो स्ट्रेच हो रहे हैं। वो उसके जो एसेट्स हैं वो यूक्रेन में जा रहे हैं, उसके एसेट्स अभी साउथ चाइना सी में फिलीपीन के साथ में लग के वो वहाँ पे नेवल चाइनीज जो नेवल फोर्सेस हैं उसको काउंटर करने में लगी हुई हैं। और भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं या अमेरिकन फ्लीट्स हैं वो वहाँ पे कार्यरत है, वहाँ पे किसी न किसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसको अमेरिका अभी कहीं
डिप्लॉय नहीं करना चाहेगा, अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वहां पे ये है कि वहां पे भी अभी इलेक्शन शुरू मैं होने आता हूं वाले हैं। आपके पास लौटकर, मैं आता हूं आप ही के पास लौटकर, क्योंकि बड़ी खबर यही इशारा कर रही है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अभी बयानबाजी के तौर पर अमेरिका ने ईरान को जंग ना करने की धमकी भी दे दी है। अमेरिका ने ईरान को कहा है वो जंग ना करे, हम हर कीमत पर इजराइल की रक्षा करेंगे। जो बाइडेन का बयान, मिडिल ईस्ट में और फौज भेजेगा अब अमेरिका, और अमेरिका तैयार है मिडिल ईस्ट में और फौज भेजने के लिए। पर्शियन गल्फ की बात करें, रेड सी की बात करें, हर कहीं अमेरिका का बेड़ा तैनात है। लिहाजा समुद्र की सीमाओं से तो इस तरीके की कोई हरकत होती नहीं समझ में आती, लेकिन जमीनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है उसके बाद तय किया जाएगा। अगर ड्रोन के जरिए हमला होता है तो भी बात अमेरिका समझ में आती है, अमेरिका उसमें कूदेगा। लेकिन जंग की आशंका क्यों है? हिजबुल्लाह ईरान का करीबी माना जाता है। ईरान सीरिया अटैक के बदले का भी ऐलान किया गया है। इजराइल की आर्मी इसको लेकर अलर्ट है। अमेरिका फौज भेजने की तैयारी में है, जो कि अमेरिका की तरफ से बयान आ चुका है। तो यहां पर हिजबुल्लाह और हूती जो इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, कहीं बहुत ईरान के इशारे पर भी काम करते रहे हैं। अगर ईरान सीधे नहीं और इनका जरिया भी लेता है तो भी स्थितियां विकट हो सकती हैं। वीएन झा साहब लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, इस जानकारी के साथ अगर अमेरिका के इस बयान को हम देखें कि वो और फौज भेजने की तैयारी कर रहा है, उसने ईरान को कहा है कि वो जंग में सीधे तौर पर ना कूदे, नहीं तो उसे आगे आना होगा, तो इसको हम किस तरीके से देखें? फौज कहाँ भेजेगा ईरान? या अमेरिका को भेज सकता है कि जहां पे इस्राएली सरजमीन पे कुछ और फौज आ सकते हैं, क्योंकि इसराइल के पास में हेड काउंट्स जो हैं वो कम हैं। उस मामले में ईरान कहीं ज़्यादा है। ईरान का अप्रोच अटैक के लिए, इनडायरेक्ट अटैक के लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो जो मिलिटेंट्स हैं, उसके जो टेररिस्ट हैं, हिजबुल्लाह तो टेररिस्ट ही है, उसके टेररिस्ट अभी वहाँ पे बिल्कुल इसराइल के सरजमीन से लगे हुए वेस्ट बैंक में है, लेबनान में है, सीरिया में है। आपने बताया ही कि हूती तो वहाँ पे है ही। तो जी। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल वहाँ पे हैं। तीसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखिए, टेररिस्ट जब ऐसे देश से लड़ते हैं जो कि वो कहते हैं कि जिहाद हो रहा है, तो जो जो एक इस्लामिक माइंडसेट है, वो किसी भी नॉन इस्लाम को वो कहते हैं कि हाँ, उनको राइट है वो मतलब एक जिहाद बात समझ खेलने में की। आती है, टेररिस्ट का सहारा ईरान भी ले रहा है, और फिलहाल इस मामले में अमेरिका ने जो धमकी दी है, वो धमकी कितना कारगर होती है, कितना पुख्ता है, ये तय करेगा कि आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हाल क्या होते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।